गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर अकाउंटेंसी क्लास। आज के इस क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जो है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डिप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन का डेफिनेशन। Certain fixed assets purchased for business are not meant for resale but used in business for purpose of getting profit. The value of these assets are shown in historical cost. In continuous use decreases gradually. This reduction in value is called depreciation. Depreciation has been derived from Latin word "deptrum", which means decline in price. Therefore, depreciation means decline in the value of fixed assets on the account of use. डिप्रिसिएशन, बहुत सारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे एसेट्स खरीदे जाते हैं जो कि रीसेल के लिए नहीं होते हैं। इनफैक्ट उसको बिजनेस खुद यूज करता है, जिसके थ्रू वो प्रॉफिट कमाता है। तो इस तरह की जो वैल्यू और इसका जो वैल्यू होता है एसेट्स का, वो हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखा जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो जब कुछ साल पहले जब खरीदा गया था तो उसका जो प्राइस था उसी प्राइस पे उसको लिख के रखते हैं, एंड कंटिन्यूसली उसकी यूज होने की वजह से उसकी वैल्यू जो है वो कम होने लगती है और खत्म होने लगती है। तो ये जो वैल्यू उसका कम होता जाता है किसी भी मशीनरी का, उस वैल्यूएशन का जो कम हो रहा है उसे ही हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो डिप्रिसिएशन का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का कम हो जाना। एक बहुत सिंपल सी भाषा में अगर हम समझना चाहे तो किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का अगर वैल्यू कम होता जा रहा है वक्त के साथ साथ उसके यूज करने की वजह से, तो उसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। According to R.N. Carter, depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of an asset from any cause. डिप्रिसिएशन का मतलब है कि धीरे धीरे और परमानेंटली किसी भी वैल्यू का, एसेट का वैल्यू का कम हो जाना ही। कारण कुछ भी हो सकता है। किसी भी कारण से अगर किसी एसेट का वैल्यू जो है, दाम जो है, वो धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म होता जा रहा है तो उसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। Then, according to William Pickles, depreciation may be defined as the permanent and continuing diminution in the quality, quantity or the value of the asset. इनका भी वही कहना है कि किसी भी परमानेंट एसेट का कंटिन्यूअसली अगर उसका धीरे धीरे उसका क्वालिटी कम होता जा रहा है या उसमें उसकी क्वांटिटी जो है प्रोडक्शन की या जो काम करने की जो उसकी अहमियत है वो घटती जा रही है, तो उसकी वैल्यू पूरी एसेट की घटती जा रही है, तो उसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। According to Spison Pegler, depreciation is the measure of exhaustion of the effective life of asset from any cause during a given period. इसके बाद में इनका भी यही कहना है कि किसी भी अगर डिप्रिसिएशन वो चीज है कि किसी एसेट का अगर इस्तेमाल कंटिन्यूअसली करते रहने से कुछ सालों में जो उसकी काम करने की क्षमता जो कम हो जाती है उसे ही डिप्रिसिएशन कहते हैं। From the all above, when the asset of business is put in continuous use, there is gradual decrease of value which depends on estimated life. This decrease in value is called depreciation. इसका जितने सारे अभी हमने डेफिनेशंस देखे हैं, इन सबसे हमें यही समझ में आता है कि कोई भी एसेट्स जो है जो बिजनेस के लिए खरीदा गया है और उसको अगर कंटिन्यूअसली हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू जो है वो घटती जाती है और एक निश्चित अवधि के बाद में उसका वैल्यू जो है पूरी तरह से, उसकी जो लाइफ है, काम करने की क्षमता जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ये जो उसकी वैल्यू जो घटती जा रही है उसे ही हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। अब हम देखते हैं डिप्रिसिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन इज द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, सबसे पहले है कि इसकी एसेट की जो कीमत है वो घटती जाती है। Then depreciation is charged on the assets of fixed nature. डिप्रिसिएशन ऐसे ही एसेट्स के ऊपर चार्ज किया जाता है जो फिक्स्ड नेचर के होते हैं, जिनको एक जगह रख के उनको इस्तेमाल किया जाता है, जो बड़ी बड़ी एसेट्स होती है। Then depreciation is gradual and continuous process, and ये जो है धीरे धीरे और लगातार चलने वाली एक पद्धति है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली होती रहती है। धीरे धीरे बिना पता चले वो घटती जाती है।
काम मशीन कर रही होती है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है, उसकी काम करने की क्षमता बहुत धीरे धीरे घटती रहती है। Then depreciation is the process of allocation of the cost of an asset to its effective span of life. तो इसीलिए जब किसी एसेट को खरीदा जाता है, किसी मशीनरी को खरीदा जाता है, तो एक अनुमान लगाया जाता है कि ये मशीन इतने साल तक चलेगी, एंड उसका जो प्राइस है उतने सालों में बराबर बराबर करके बांट दिया जाता है, ताकि ये अमाउंट इस एसेट के खत्म होने तक इसका जो कॉस्ट पहले का कॉस्ट था वो वहां बना रहे। इसीलिए इसे हम डिप्रिसिएशन जो है बराबर हिस्सों में बटा हुआ उसकी जो लाइफ जितनी है उतने पूरे लाइफ के लिए निकाला जाने वाला अमाउंट है। Then depreciation reduces the book value of asset but not market value. एंड डिप्रिसिएशन एक और काम क्या करता है, हम उसे किताबों में लिख रहे हैं, बुक में उसकी वैल्यू लिख रहे हैं कि इसकी वैल्यू खत्म हो गई है, लेकिन मार्केट में उसकी पूरी वैल्यू खत्म नहीं होती है। This term is used only for tangible as fixed assets and not used for wasting and intangible assets. एंड ये जो डिप्रिसिएशन है, ये सिर्फ जो एसेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, फिक्स दिखने वाली एसेट्स है, उन्हीं पे लागू होता है। एंड ऐसे एसेट्स जो कि बहुत हमें दिखते नहीं है एंड जो फिर भी बहुत खत्म हो रहे हैं, उनके ऊपर में ये डिप्रिसिएशन शब्द जो है ये लागू नहीं होता है। Then depreciation is non-cash expenses which does not involve any cash outflow. और इसके साथ साथ बुक्स में हम डिप्रिसिएशन हर साल दिखाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा डिप्रिसिएशन दिखाएगी, लेकिन इससे कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होता है, कैश इसमें कम नहीं होता है, सिर्फ ये हम बुक में लिख करके दिखाते रहते हैं। डिप्रिसिएशन इज रेवेन्यू लॉस, हेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर। ये एक रेवेन्यू लॉस है, क्योंकि जब वो मशीन खत्म हो जाएगी तो उसकी जगह दूसरी मशीन को इंस्टॉलेशन करना होगा, इसीलिए ये एक रेवेन्यू लॉस है एंड इसलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल दिखाया जाता है। देन डिप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट जितना हो रहा है उसमें से ये डिप्रिसिएशन को कम कर दिया जाता है, ताकि एग्जैक्ट प्रॉफिट दिखाया जा सके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डिप्रिसिएशन को कम किया जाता है। देन डिप्रिसिएशन इज डिफरेंस फ्रॉम मेंटेनेंस। एंड एक और चीज यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि हर मशीनरी का मेंटेनेंस होता है, तो मेंटेनेंस और डिप्रिसिएशन दोनों दो अलग चीजें हैं। कई बार लोग इस बात से कंफ्यूज कर जाते हैं कि डिप्रिसिएशन और मेंटेनेंस एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिप्रिसिएशन अलग चीज है और मेंटेनेंस अलग चीज है। मशीन को लगातार कंटिन्यूअसली काम करते रहने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसे हम मेंटेनेंस कहते हैं, लेकिन कितने भी मेंटेनेंस के बाद में भी लगातार काम करने की वजह से वो मशीन एक वक्त में आके खत्म हो जाती है, उसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। दिस इज नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस। यहाँ पे कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है, यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं होता, काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये ट्रांजैक्शन किया जाता है। देन डिप्रिसिएशन इज मस्ट वेदर एसेट इज यूज्ड केयरफुली और नॉट। इसके बाद में अगर आप उस एसेट को कितने भी ध्यान से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री फैक्ट्री जो है उसे किसी भी तरह से इस्तेमाल करें, लेकिन डिप्रिसिएशन उसका होना तय है, वो डालना ही होता है। देन टर्म्स सिनॉप्सिस टू डिप्रिसिएशन। ऑब्सोलेंस, अलग अलग इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त यूज किए जाते हैं, वो अलग अलग वर्ड्स क्या है ये अब हम देखते हैं। ऑब्सोलेंस, due to obsolescence, there is sudden heavy reduction in value of an asset. The cause of obsolescence is the introduction at an asset with improved and new technology whose production capacity is better and cost of output is comparatively lower. This depreciation is termed as obsolescence. ऑब्सोलेंस के कारण भी डिप्रिसिएशन होता है। एंड ऑब्सोलेशन क्या है? ऑब्सोलेशन के कारण किसी भी एसेट का वैल्यू जो है बहुत हद तक कम हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। एंड ऑब्सोलेंस क्या है कि कभी कभी क्या है, एक पर्टिकुलर मशीनरी या एसेट जो आती है उसका इम्प्रूव्ड वर्जन नए टेक्नोलॉजी के साथ में आ जाता है मार्केट में, एंड उससे क्या है कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी हुई रहती है एंड उसका जो मेंटेनेंस है कॉस्ट का वो बहुत कम होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कारखाने में जो पहले की मशीन्स है उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो वो वैल्यू किस तरह से कम हुई है? मींस ऑब्सोलेंस की वजह से। ऑब्सोलेंस इज अ न्यू वर्जन, उसी मशीन की एक नई वर्जन आई है जो उससे बहुत बेहतर है एंड उसकी कॉस्ट भी काफी कम होती है। तो ऐसी परिस्थिति में
जो मशीनरी ऑलरेडी कारखाने में है उनका वैल्यू जो है वो घट जाता है, तो उसे उस जगह में हम ऑब्सोलेंस शब्द का यूज करते हैं। देन अलग एक और शब्द है डिप्लीशन। Assets available in limited quantity on usage of more, the depreciation will be comparatively higher and vice versa. For example, like coal mines. इसके बाद में कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही हमें मिलते हैं। अगर उसका यूज अधिक किया जाएगा तो उसका डिप्रिसिएशन वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, एंड जब वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो मिलना उसको बहुत वक्त लगता है उसे वापस से मिलने में, जैसे कि कोल माइंस है। तो इसीलिए इस तरह के चीजों को एक पर्टिकुलर लिमिट में ही इस्तेमाल करना चाहिए। वही उल्टा होता है, अगर कम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत दिनों तक चलेगी, अगर जरूरत से अधिक इस्तेमाल होकर के उसे खत्म किया जाएगा तो वो खत्म हो जाती है, एंड तब उसका जो डिप्रिसिएशन है बहुत अधिक हो जाता है। तो इसको हम डिप्लीशन भी कहते हैं। ये अधिकतर हमारे जो प्राकृतिक खनिज होते हैं उन पे अधिकतर इस्तेमाल होता है, जैसे कोल माइंस है या कुछ मैंगनीज के माइंस जो हम यूज करते हैं, उस तरह की चीजों पे ये अधिक इस्तेमाल होता है। Then fluctuations. Price never remain constant. Sometimes go upward and sometimes come downward. And fluctuation happens suddenly. Generally, current assets like inventories are affected by it. Effect of fluctuation cannot be shown in fixed assets because these are shown in historical assets costs. इसके बाद में फ्लक्चुएशन एक होता रहता है, कभी कभी प्राइसेस हमेशा वैसे भी मार्केट में प्राइसेस जो है हमेशा एक ही नहीं रहते हैं, कभी ये बहुत अधिक हो जाते हैं एंड कभी वो बहुत कम भी होते रहते हैं। तो इस तरह से एंड ये फ्लक्चुएशंस को हम अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे जो प्राइसेस होते हैं मशीनरी के वो हिस्टोरिकल प्राइसेस होते हैं, जो पहले खरीदा जा चुका है उसके ऊपर निर्भर करता है, वो लिखा जाता है। तो इसीलिए फ्लक्चुएशंस को हम अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते हैं। तो इसकी वजह से लेकिन इसकी वजह से डिप्रिसिएशन बहुत अधिक अफेक्ट करता है, कभी कभी बहुत कम हो जाते हैं एंड कभी कभी बहुत अधिक भी हो जाते हैं। तो दिस इज अनदर टर्म विच इज यूज्ड टू फॉर डिप्रिसिएशन। फ्लक्चुएशंस की वजह से भी हमारे डिप्रिसिएशन बहुत बदल जाते हैं। देन amortization. These are some fixed assets that are intangible such as patents, copyrights, trademarks, goodwill, etc. A part of these intangible assets transferred to profit and loss account every year to write them off. This process is called amortization. The purpose is to remove intangible assets from balance sheet. इसके बाद में amortization करके एक और शब्द यूज किया जाता है अकाउंट्स में, जहाँ पे जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स है, कुछ ऐसे एसेट्स भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन उनको उनकी वैल्यू को हम लोग बदलते रहते हैं। एंड वो क्या हो सकते हैं, जैसे पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क्स है, गुडविल है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गुडविल है वो हमेशा बना रहे, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड वो धीरे धीरे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल थोड़ा थोड़ा करके उसको ट्रांसफर किया जाता है। इस तरह से किया जाता है कि ताकि एक वक्त के बाद में उसे ये जो इंटेंजिबल एसेट्स है इसको एक वक्त के बाद में बैलेंस शीट से पूरे हटाया जा सके। इस तरह से जो काम करते हैं इसे हम amortization कहते हैं। देन अगला है कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन। किन किन कारणों से डिप्रिसिएशन होता है? Constant usage. Due to constant use of fixed assets, wear and tear arises in them, which results in depreciation in their value, for example, value of furniture, machinery, etc. अब हम देख रहे हैं कि किन किन कारणों से डिप्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएशन के कारण क्या क्या है। तो सबसे पहला कारण है कि कंटिन्यूअस इस्तेमाल। डिप्रिसिएशन कोई भी मशीनरी है या फर्नीचर है, ऐसी चीजें हैं जो कंटिन्यूअसली उसको यूज करने की वजह से उसमें नुकसान होने लगता है एंड धीरे धीरे वो खत्म होने लगते हैं रेगुलर यूज की वजह से। तो इस तरह की चीजें कहाँ अधिकतर होती है, वो है हमारे फर्नीचर्स है एंड बहुत सारी मशीनरी है जो कंटिन्यूअसली इस्तेमाल होने की वजह से इनकी वैल्यू घटती जाती है और इसमें डिप्रिसिएशन होता है, मशीन खत्म हो जाती है, खराब होने लगती है। देन एक्सपायरी ऑफ टाइम. There are certain assets having definite span of life, whether they are used or not. That is, value of asset reduces with passage of time. Example, lease obtained for a term, patent, etc. इसके बाद में वक्त के टाइम जैसे ही हो जाता है तो उसका डिप्रिसिएशन हो जाता है, वो एसेट की वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है। बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है, उस वक्त के अंदर में, उस टाइम की अवधि के अंदर में अगर आप उसे इस्तेमाल करते भी हैं या नहीं भी करते हैं,
उसकी वैल्यू जो है वक्त के खत्म होने के साथ साथ उसका वैल्यू भी खत्म होने लगता है। जैसे कि हम पेटेंट है, पेटेंट राइट्स लिए जाते हैं किसी के, मान लीजिए किसी के काम का पेटेंट राइट लिया गया है कुछ सालों के लिए, तो आप उस राइट को इस्तेमाल करके उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वक्त जैसा जैसा होता जाएगा उसका पेटेंट का जो वैल्यू है, डिप्रिसिएशन, वो खत्म होता जाएगा। तो उसके बाद में वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो कुछ चीजों का जिनके लिए, जिन ऐसी वस्तुएं या ऐसी एसेट्स जिसका कुछ टाइम पीरियड बना होता है, उस टाइम के खत्म होने के धीरे धीरे जैसे जैसे वो टाइम कम होता जाएगा उसकी डिप्रिसिएशन शुरू हो गई है करके माना जाता है, चाहे हमने उसको इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। Then the next is obsolescence. Due to new innovations, new machines are installed in place of old. The value of old machine decreases when they obsolete. इसके बाद में ऑब्सोलेंस है, बहुत सारे रोज नए नए आविष्कार होते रहते हैं, नई नई मशीनरी बनती रहती है। जब नई और अच्छी मशीन कारखाने में लगाई जाती है तो पुरानी मशीनें जो है उनकी वैल्यू घट जाती है, क्योंकि पुरानी मशीन जो है उस तरह से काम नहीं कर रही होती है एंड धीरे धीरे वो ऑब्सोलेंसी में आ जाते हैं। पूरी तरह से वो मशीन जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती है, फिर मार्केट में वो मशीन हमें दिखाई ही नहीं देती। धीरे धीरे ऐसा होता है, एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो मशीन फिर दिखाई ही नहीं देती है। Then accidents, value of assets also decreases due to accidents, breakages happen. इसके बाद में इत्तफाकन जो कुछ कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं उसकी वजह से भी असेट्स की वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे कभी कोई टूट गया है या कहीं गिरने की वजह से उसके कुछ पार्ट्स टूट गए हैं या उसकी वैल्यू जो है कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से वो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। Then depletion. There are certain assets having limited stock which deplete due to constant extraction, results decreases of values. Example mines, oil wells, etc. इसके बाद में बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका स्टॉक जो है वो लिमिटेड होता है। जैसे जैसे उसको हम इस्तेमाल करते जाएंगे धीरे धीरे वो जो एसेट है वो खत्म होती जाएगी। जिस तरह से माइंस होते हैं, अलग अलग हमारे कोल माइंस है, ऑयल वेल्स है, ऑयल वेल्स है, पेट्रोल वेल्स है, इन सब में से आप धीरे धीरे अगर ऑयल वेल से पेट्रोल निकालना शुरू करते हैं एंड जैसे जैसे आप निकालते जाते हैं धीरे धीरे वो खत्म होती जाती है, क्योंकि ये सब नेचुरल पद्धति से बनती है और इसको प्राकृतिक तरीके से बनने में बहुत वक्त लगता है एंड आप अगर जल्दी जल्दी उसका इस्तेमाल करने लगे हैं तो वो खत्म हो जाती है और उसके बाद में वो फिर मिलती नहीं है। तो इसको इसे भी हम डिप्रिसिएशन ही कहते हैं, क्योंकि वैसे जैसे कि कोई भी माइंस में है, किसी भी माइंस में हो सकता है, ऑयल वेल्स हो सकते हैं, ये सारी चीजों को बनने में बहुत वक्त लगता है। तो जैसे जैसे ये अगर इसका इस्तेमाल अधिक हो जाएगा तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। देन एक है permanent fall in market prices. Permanent fall in value of certain fixed assets is treated as depreciation like fall in value of investments. उसके बाद में बहुत सारे एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो कीमत है वो घट जाती है, हमेशा के लिए कम हो जाती है। तो इस तरह से जिनकी कीमतें हमेशा के लिए कम हो जाती है उसे भी हम, उस तरह के फिक्स्ड एसेट्स को भी हम डिप्रिसिएशन में ही ट्रीट करते हैं। इसके कुछ उदाहरण है, इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं, उसकी अगर वैल्यू कम हो गई है तो वो डिप्रिसिएशन ही कहलाती है। Then change in economic environment. Sometimes value of fixed assets falls due to change in environment like technical change in industries, changes in habits of customers, etc. उसके बाद में इकोनॉमिक एनवायरमेंट, जो माहौल है, हमारी अर्थव्यवस्था है, उसमें जब अंतर आता है तो उसकी वजह से भी फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है एंड टेक्निकली उसे भी हम डिप्रिसिएशन में काउंट करने लगते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में, कारखानों में जो काम करने का तरीका है वो बदल गया, उसकी टेक्नोलॉजी बदल गई, तो पुरानी जितनी भी चीजें थी उन सबकी वैल्यू घट गई है। इसके बाद में जो कस्टमर्स जिन चीजों को यूज कर रहे हैं उनकी आदतें अगर बदल गई है तो भी वो हमारा डिप्रिसिएशन ही कहलाता है। इस तरह से पूरी व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में जब बदलाव आता है तो उसकी वजह से जो कमी होती है, जो चीजों की वैल्यू कम हो जाती है, उसे हम डिप्रिसिएशन ही कहते हैं। Then need and objectives of providing depreciation. अब हमें ये जानना है कि इसके डिप्रिसिएशन की जरूरत क्यों है एंड हम डिप्रिसिएशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं या क्यों करते हैं। फॉर असरटेनिंग ट्रू प्रॉफिट और लॉस, सबसे पहला पॉइंट होता है कि हम डिप्रिसिएशन इसलिए लिखते हैं ताकि हमें सही सही
लाभ या हानि का, प्रॉफिट और लॉस का सही अंदाजा हो सके ऑर्गेनाइजेशन का। Depreciation is the value of an asset is as much a business expense such as salary, wages, etc. Or as all other expenses are debited to the profit and loss account for ascertaining net profit or loss, depreciation is also debited. If depreciation is not recorded in profit and loss account, net profit or loss cannot be ascertained. जिस तरह से डिप्रिसिएशन भी एक वैल्यू है एसेट की, एंड जिस तरह से बिजनेस में हम सैलरीज और वेजेस सब पे करके उसको खर्चे में लिखते हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस में लिखते हैं, उसी तरह से और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। इसी तरह से डिप्रिसिएशन को भी लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में ही लिखा जाता है। एंड अगर डिप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे तो एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट या लॉस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो सबसे अहम पहली और जरूरी पॉइंट ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के सही प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का अनुमान लगाने, नेट प्रॉफिट का पता लगाने के लिए डिप्रिसिएशन का लिखना बहुत जरूरी है। Then presentation of true financial position. If the depreciation is not charged, the fixed assets will be shown in balance sheet at an amount in excess of their true value. In this situation, balance sheet will not show true pictures. इसके बाद में अगर हम डिप्रिसिएशन नहीं दिखाते हैं तो बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं वो अपने उनकी जो मार्केट में जितनी वैल्यू है, उनका एक्चुअल में जितना वैल्यू है उससे वो बहुत अधिक दिखाया जा सकता है, क्योंकि पहले जब खरीदा गया था वो बहुत अधिक था एंड यूज करते करते उसकी वैल्यू कम हो गई है। ये चीज अगर डिप्रिसिएशन नहीं दिखाते हैं तो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जा सकता है, और ऐसी परिस्थिति में बैलेंस शीट में जो एसेट्स है उनकी वैल्यू जो है बहुत अधिक हो जाती है और हम सही बैलेंस शीट को दिखा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए डिप्रिसिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना बहुत ही जरूरी है। देन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, the provision of depreciation provides an amount for replacement of obsolete or useless assets. If the depreciation is not debited to profit and loss account, a large amount will be arranged or the replacement of fixed assets after the expiry of estimated span of life. डिप्रिसिएशन के दिखाने से एक और फायदा ये होता है कि वो मशीन जब पुरानी होके खत्म हो जाती है तो उसकी जगह में नई मशीन लाने के लिए उसका कुछ अमाउंट का इंतजाम हुआ रहता है, और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं करती है तो जब वो मशीन खत्म हो जाती है तो उसके लिए बहुत बड़े अमाउंट का इंतजाम करना पड़ता है नई मशीन को बदलने के लिए। डिप्रिसिएशन से हम थोड़ा करके एक अमाउंट जो है वो उसके लिए तैयार रखते हैं उस मशीनरी के लिए, एंड जब उस मशीनरी को बदल करके उस पर दूसरी मशीन लानी होती है तो उसमें बहुत कम अमाउंट को ऐड करके नई मशीनरी को लाया जा सकता है। तो इसलिए पुरानी मशीन को बदल के नई मशीन को लाने में भी डिप्रिसिएशन बहुत मददगार होती है। Then to ascertain the actual production cost. Fixed assets are used for manufacturing a business product. It is highly imperative to include the amount of depreciation for ascertaining the actual production cost. इसके बाद में जो भी हम फिक्स्ड एसेट्स कारखानों में खरीदते हैं, लगाते हैं मशीनरी को, वो इसलिए लगाया जाता है कि बिजनेस प्रोडक्ट को बनाया जा सके, उससे कुछ सामान बनाया जा सके जो बिजनेस है उसको बेच करके प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से करने के लिए अगर डिप्रिसिएशन नहीं डाला जाएगा तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है ये सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ खर्चा होता है, फिर उसके बाद में उस पर प्रॉफिट डाल करके उसको बिजनेस में उसको बेचा जाता है। तो प्रोडक्शन के लिए कितना खर्चा हुआ है ये जानने के लिए डिप्रिसिएशन का डालना बहुत जरूरी है। To check the payment of income tax in excess. If the depreciation is not charged on fixed assets and debited to profit and loss account, the net profit shown will be in excess of actual profit. More income tax is to be paid by businessman. इसके बाद में इनकम टैक्स पे करने के लिए, कम पे करने के लिए भी डिप्रिसिएशन इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर डिप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे तो फिक्स्ड एसेट्स जो है उनकी कॉस्ट बहुत अधिक रहेगी और इस सब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी प्रॉफिट जो है बहुत अधिक दिखेगा, एंड प्रॉफिट अधिक दिखेगा तो टैक्स जो है, इनकम टैक्स जो है वो अधिक पे करना पड़ेगा बिजनेसमैन को। इसीलिए बहुत सारे बिजनेसमैन जो है अपने इनकम टैक्स को कम पे करवाने के लिए या सही पे करवाने के लिए एसेट्स की वैल्यू को सही दिखाते हैं ताकि उनकी जो इनकम टैक्स है वो सही पेमेंट हो सके।
और इसके लिए डिप्रिसिएशन का डालना बहुत जरूरी है। Then to check distribution of dividend from capital. If the depreciation is not charged properly to on fixed assets, the profit shown by the profit and loss account is in excess of actual profit. As a result, the amount of dividend distributed will also include the amount of depreciation which is actually a part of business capital. इसके बाद में डिविडेंड जो दिया जाता है कैपिटल के ऊपर में, उसे भी चेक करने के लिए, उसको भी सही अमाउंट में पे करने के लिए डिप्रिसिएशन को लिखना जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट अधिक दिखेगा, और प्रॉफिट अधिक दिखेगा तो डिविडेंड जो है वो अधिक दिखाना पड़ेगा, अधिक पे करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो डिप्रिसिएशन है वो बिजनेस का ही एक पार्ट था, वो हम कैपिटल में नहीं दिखा पाए, एंड इसकी वजह से क्या है कि जो डिविडेंड है उसे अधिक पे करना पड़ रहा है, एंड इससे सारे अकाउंट्स में गड़बड़ियां आ जाती है। तो इसीलिए अगर हम डिप्रिसिएशन दिखाते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है वो कुछ कम होती है नेचुरली धीरे धीरे, क्योंकि उसी की जगह दूसरी मशीन तो लानी ही है। एंड इस तरह से जो डिविडेंड है कैपिटल के ऊपर में जो डिविडेंड आ रहा है, कैपिटल वैल्यू घट गई है तो कैपिटल के ऊपर जो डिविडेंड है वो भी बदल जाता है। तो इसके लिए भी डिविडेंड को, कैपिटल के ऊपर में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होना है उसे भी सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिप्रिसिएशन बहुत यूजफुल होती है। Then basic elements of depreciation. अब basic elements क्या-क्या है depreciation के? It is very difficult to ascertain the value of depreciation on any asset. It can only be estimated. The following basic elements should be kept into consideration while ascertaining the amount of depreciation. वैसे भी ये बहुत ही मुश्किल है कि किसी भी वैल्यू, किसी भी एसेट का डिप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा या उसका वैल्यू कितना होगा डिप्रिसिएशन का। ये एक सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि इस मशीनरी का डिप्रिसिएशन इस तरह से होगा। तो इस तरह से अनुमान लगाने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि डिप्रिसिएशन निकाला जा सके। सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। सबसे पहले तो एसेट्स का जो कॉस्ट है उसको हम ध्यान में देखेंगे। The cost of fixed asset does not include only purchase cost but includes all those expenses incurred for bearing the asset to usable conditions, for example, freight, installation costs, etc. जब हम किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का कॉस्ट बनाते हैं तो उसको जितने भी खरीदा गया है सिर्फ उसी अमाउंट को नहीं किया जाता, देखा जाता है। उसके साथ साथ उसको काम करना चालू करवाने तक के लिए जितने भी खर्चे हुए हैं, जैसे कि उस मशीन को जहां बनाई गई है वहां से उसको कारखाने तक लेके आया गया है, तो वो जो रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा था वो भी वहां ऐड किया जाता है। फिर उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जो खर्चा किया गया था उसे भी ऐड किया जाता है। इन सबको ऐड करके ही एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट निकाला जाता है। Then estimated useful life of asset. It is essential to estimate the working life of fixed assets for ascertaining the value of depreciation. In other words, how many years the asset on which the depreciation being charged by use in business. इसके बाद में जो एसेट खरीदा गया है, हर एसेट का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उतने दिनों तक वो काम करेगा। ये जो पर्टिकुलर टाइम है उस टाइम को अनुमान लगाया जाता है। हर फिक्स्ड एसेट्स को जैसे ही लेके आते हैं तो उतने सालों के वो कितने साल काम करेगा इसका अनुमान लगा करके उसके आधार पर ही डिप्रिसिएशन निकाला जाता है। तो पहले ये देखना होगा कि वो जो मशीनरी आई है वो कितने साल काम करेगी, इसका अनुमान लगाया जाता है, एंड उसके आधार पर जो उसका कॉस्ट प्राइस था उसको लेकर के इसको डिप्रिसिएशन को डिवाइड किया जाता है। देन एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट. It is the estimated sale value of asset at the end of the useful life. It is deducted from the cost price of the asset to ascertain the amount of depreciation. इसके बाद में कोई भी मशीनरी जो है कितने भी पुरानी हो गई है उसको जब स्क्रैप में भी बेचते हैं तो कुछ उसमें अमाउंट उसका आ जाता है। तो जब एसेट की जो प्राइस है वो कैलकुलेट की गई है तो उसमें उसका जो स्क्रैप वैल्यू होगा उसे भी हटा दिया जाता है। उसके बाद में जो अमाउंट होता है उसके ऊपर ही डिप्रिसिएशन निकाला जाता है। कॉस्ट प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन, फ्राइट एक्सेट्रा ऐड करते हैं, फिर उसका स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं, उसके बाद में जो अमाउंट बचती है उसमें ही डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन.
For calculation of depreciation, it is essential to estimate the cost of asset. It is ascertained as follows. उसके बाद में नई मशीन को लेने के लिए जो किसी भी मशीन का डिप्रिसिएशन निकालने के लिए उसका जो कॉस्ट है वो कितना है ये पहले पता लगाना बहुत जरूरी होता है। जब हम नई मशीन को ले रहे हैं तो उसका प्राइसिंग कैसे करते हैं ये अभी हम देखते हैं। इन केस ऑफ न्यू एसेट, cost of asset purchased or purchase price plus expenditures for freight, insurance while transit if any, installation charges and other necessary costs। जब भी किसी नई एसेट का वैल्यू निकालना है तो उसमें सिर्फ उसका जो कॉस्ट प्राइस है जिसमें वो खरीदा जा रहा है, परचेज प्राइस जो है, सिर्फ उसको ही हम नहीं लिखते हैं। परचेज प्राइस के साथ साथ उसको लेके आने में जितना खर्चा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा हुआ है, अगर उसका कुछ इंश्योरेंस किया गया है कि अगर ट्रांसपोर्ट रास्ते में अगर खराब हो जाती है तो उसके लिए कुछ इंश्योरेंस किया जाता है, तो वो इंश्योरेंस का अमाउंट भी उसमें ऐड करना होगा। इसके बाद में इंस्टॉलेशन, मशीन को ला करके लगाएंगे तो वो लगाने के लिए जो खर्चा होगा एंड उसके साथ साथ उसको चालू करने के लिए कुछ भी अगर दूसरे खर्चे होते हैं, इन सबको कॉस्ट प्राइस के साथ में ऐड कर दिया जाता है। ये नई मशीन का जब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, नई मशीन का कॉस्ट जब कैलकुलेट, डिप्रिसिएशन हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले मशीन का कॉस्ट हमें मालूम होना चाहिए। तो नई मशीन में नई मशीन का प्राइस, उसके साथ में उसके लेके आने का खर्चा, उसके बाद में उसका कुछ इंश्योरेंस है तो वो खर्चे, उसके बाद उसे इंस्टॉल करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस, इसके साथ साथ और भी अगर कुछ जरूरी एक्सपेंसेस उस एसेट के साथ में हुए हैं तो उन सबको ऐड करने के बाद ही उसका एग्जैक्ट कॉस्ट पता लगाया जाता है एंड उसके बाद ही डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। देन व्हेन ओल्ड एसेट और सेकेंड हैंड एसेट इज परचेज्ड, कभी कभी बहुत सारे कंपनीज जो है पुराने और सेकेंड हैंड मशीनरी भी खरीदती है, सेकेंड हैंड के एसेट्स भी खरीदते हैं। तो वैसे परिस्थिति में क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड एसेट्स प्लस इनिशियल कॉस्ट ऑफ फॉर गेटिंग इट रेडी फॉर यूसेज such as expenditure for new parts, repairs and paintings, overhauling charges etc. जब सेकेंड हैंड की मशीन खरीदी जा रही है तो उसके प्राइस के साथ में उसके वहां से लेके आने के बाद उसे भी इंस्टॉल करना होता है एंड उसको काम करने के लिए, चालू करने के लिए तैयार करना होता है। जैसे तैयार करने के लिए उसके अगर कुछ पार्ट्स खराब हो गए हैं तो नए पार्ट्स जो उसमें लगाए जाएंगे उन सब का खर्चा, उसके साथ साथ उसको रिपेयर करवाया गया, उसमें पेंटिंग कराए हैं या ओवरऑलिंग कराए हैं, कुछ भी ऐसी चीजें जो सेकेंड हैंड मशीन को, सेकेंड हैंड एसेट को चालू करने के लिए खर्चा होते हैं, उन सबको ऐड करके ही उसका प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्राइस रूल्स है हमारे कैलकुलेशंस के लिए, डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए। रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फॉलोइंग रूल्स विल हैव टू बी फॉलोड। If the asset is existing from beginning of the year to end of the year, depreciation will be calculated for the complete year. अगर सबसे पहले होता है कि कोई भी एसेट अगर साल की शुरुआत से साल के आखिरी तक उसी कारखाने में है, उसी बिजनेसमैन के पास है, तो पूरे साल के लिए उसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। If rate of depreciation is mentioned and there is increase or purchase of assets during the year and the date of increase or purchase is not mentioned, the following procedures are adopted. अगर मान लीजिए कि परसेंटेज दे दिया गया है, डिप्रिसिएशन को इस परसेंटेज पे कैलकुलेट करना है करके दे दिया गया है, उसके बाद में एसेट को कब परचेज किया गया है ये भी बताया गया, लेकिन उसका डेट नहीं दिया गया एंड उसके प्राइस में इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए ये सब नहीं दिया गया, तब किस तरह से डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन होगा ये हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें करना होगा, if the depreciation is calculated on the opening value of the asset for whole year, it will be assumed that purchase price has been made at the end of the accounting period. अगर हम किसी एसेट का डिप्रिसिएशन पूरे साल के लिए, मतलब उसके साल के शुरुआत में उस एसेट की जो वैल्यू थी उसके आधार पर अगर पूरे साल के लिए हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि उसका जो एसेट का जो परचेज प्राइस था वो आखिर में, अकाउंटिंग के आखिरी में कैलकुलेट किया गया है। इस तरह से मान करके हम उसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किए हैं। देन दूसरा तरीका होता है, सिमिलरली if the depreciation is calculated on the closing value of the asset for whole year, it will be assumed that purchase or increase has been made at the beginning of the accounting year. इसके बाद में अगर मान लीजिए कि हम किसी
एसेट का वैल्यू जो है वो पूरे साल के लिए कैलकुलेट करते हैं साल के आखिर में क्लोजिंग वैल्यू के आधार पर। तो क्लोजिंग वैल्यू के आधार पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये माना जाता है कि उस एसेट का जो वैल्यू है वो बढ़ा या घटा, उसका जो भी परचेज वैल्यू था वो साल के शुरुआत में ही साल के शुरुआत में जो था उसी को मान करके डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किए हैं, क्योंकि हमने डिप्रिसिएशन क्लोजिंग वैल्यू के आधार पर किया था। तो इस तरह से ये दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका है इफ इट इज assumed that addition or purchase has been in the middle of the period, depreciation is calculated for 6 months on the opening asset and another 6 months for the closing asset. Mostly this procedure will be followed when the period of purchase is not indicated. इसके बाद में एक और तरीका होता है कि अगर मान लीजिए किसी एसेट का जो वैल्यू है वो हम मिडिल ऑफ द टाइम पे कभी ये माना जाता है कि बीच में कभी वो एसेट आया था, तो ऐसे परिस्थिति में उस एसेट का आधा 6 महीने का पहले का प्राइस लिया जाता है एंड ओपनिंग एसेट के हिसाब से, एंड 6 मंथ्स उसका कैलकुलेशन जो है क्लोजिंग एसेट के आधार पर किया जाता है। एंड ऐसे अधिकतर तब किया जाता है जब जो डिप्रिसिएशन का टाइम पीरियड है वो मेंशन नहीं किया गया है। उसको जब नहीं बताया जाता है तब 6 महीने का पहले का 6 महीने का हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग एसेट के प्राइस के ऊपर एंड 6 महीने का कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग एसेट के प्राइस के ऊपर। If the period or date of purchase is given, depreciation is calculated on the opening asset till the date of purchase or increase and on the closing asset for the remaining period. उसके बाद में अगर किसी एसेट का परचेज पीरियड टाइम दे दिया गया है कि इस महीने में वो खरीदा गया है, तो उसके पहले का जो है उसे हम ओपनिंग एसेट के आधार पर कैलकुलेट करते हैं एंड उसके बाद का जो अमाउंट बचा महीना टाइम बच जाता है उसके लिए हम क्लोजिंग एसेट के आधार पर कैलकुलेट करते हैं। तो डिप्रिसिएशन को कब मशीनरी आई थी उसके आधार पर और किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, इन सब के आधार पर ही डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना होता है। The same above process is followed when assets or a part of it is sold. इसी तरह से सेम यही प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है जब एसेट की बिक्री हो जाती है, पूरी एसेट की बिक्री हो रही है या आधी एसेट की बिक्री हो रही है, कुछ भी एसेट अगर बिक्री हो रहे हैं, बेचा जा रहा है, तो उसका डिप्रिसिएशन भी इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं जैसे कि हमने ऊपर में कैलकुलेशंस को दिखाया है, बताया है कि कैसे कैलकुलेट करना है। In the case the date of purchase or sale is not mentioned in question, it is mentioned in solution which process has to be adopted. अगर कभी कभी क्वेश्चन में नहीं बताया जाता है, डेट नहीं बताया जाता है कि कब वो एसेट खरीदा गया था, तो आंसर में वो बताना होता है। आप जब आंसर लिख रहे हैं तो वो लिखना होता है कि आप उसको किस प्रोसेस को यूज करके डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन के बाद में नीचे में आप वो नोट लिखेंगे कि depreciation as the date is not but purchase date is not mentioned, so we are following this process for calculation of depreciation। ऐसे करके आंसर में लिखना जरूरी होता है। अब हम देखते हैं अलग अलग मेथड्स, अलग अलग तरीके से डिप्रिसिएशन बहुत तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो अलग अलग तरह से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। पहले हेडिंग्स हम देखते हैं। Various following methods are used in business for providing depreciation. Method to be followed will depend on type of business, kind of asset, and the business policies. However, first two methods will be discussed in detail. इसी तरह से depreciation जो है बहुत तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वो और वो निर्भर करता है उस बिजनेस पे, उसके किस तरह का एसेट है उसके ऊपर और बिजनेस के पॉलिसीज क्या है, इन सब के आधार पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट डिप्रिसिएशन कैलकुलेशंस के जो प्रोसेस है सारे इंपॉर्टेंट है, पहले के दो जो है वो हम आगे कुछ डिस्कस करके देखते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, ये बहुत ही सिंपल सा है कि एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट कर दिया जाता है और हर साल उतना ही अमाउंट उसको डिप्रिसिएशन में निकाल दिया जाता है। देन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, देन एन्युटी मेथड, डिप्रिसिएशन फंड मेथड, insurance policy method, and you are having revaluation method, depletion method, machine hour rate method, global method, sum of digits method and kilometer method। ये अलग अलग तरह के डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं, हम इन सभी को नहीं पढ़ेंगे।
कुछ डिप्रिसिएशंस, पहले के 2 डिप्रिसिएशंस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही पढ़ते हैं। पहले के 2 मेथड्स जो है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसे हम अगले वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए एंड इसको समझने की कोशिश कीजिए रिपीटेडली। जब तक आप इसको नहीं सुनेंगे आपको समझ में आना मुश्किल है। So keep on listening so that you will be able to understand what is depreciation, how why is depreciation used, how it is calculated। इन सारी चीजों को आप इस वीडियो से जान पाएंगे। थैंक यू एवरीवन।